नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पूरे देश में चुनाव का परिणाम आ चुका है। एनडीए की सरकार फिर से बननी है, जिसको लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। कवायदों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति से मुलाकात करके और अब सरकार बनाने का दावा एनडीए पेश कर सकता है। लेकिन पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन परिणाम दिए, जो उनके पक्ष में नतीजे आए हैं, उनके कारणों की अगर चर्चा करेंगे तो उसमें कई अलग अलग फैक्टर निकल कर आते हैं। तमाम अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो वहां पर जो स्थानीय चीजें थी, स्थानीय मुद्दे हों, स्थानीय नेता हों, उन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। उसका अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप देखिए कि बीजेपी कहां चूक गई। बीजेपी को एहसास था, इसीलिए हरियाणा में सत्ता में परिवर्तन भी किया गया, चेहरा बदला गया। उसके साथ साथ कई और तरीके के जोड़ तोड़ भी हुई। लेकिन इंडिया गठबंधन, खासतौर से हरियाणा में कांग्रेस ने एक सीट गठबंधन को पहले ही दे दी और बाकी सीटों पर जो फैसला लिया टिकट बंटवारे का, उसमें बहुत इंतजार किया। बीजेपी की सूची आने के बाद भी लंबा इंतजार किया गया और एक एक सीट का बाकायदा आकलन करके तब वहां पर सीट दी गई, उन कैंडिडेट को उतारा गया। अब चूक कहां पर हो गई बीजेपी? बीजेपी दरअसल ये सोच रही थी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और दूसरी तरफ जो वादे हैं, जो हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, उनके आधार पर कमोबेश भले मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन सीट निकालने में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक फैक्टर जो हरियाणा में था, जिसको शायद नकारा गया था, बॉर्डर एरिया में जो किसानों का मुद्दा था, वो भी इसमें कारण बना है। इसके साथ साथ जाति की राजनीति, जिसको लेकर 2014 और फिर 2019 प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि हम जाति की राजनीति को तोड़ चुके हैं। और इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने जब जातिवाद का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था, जाति जनगणना का मुद्दा जब उठाया गया था, तो उसका जवाब दिया था कि मेरी नजर में जाति सिर्फ 4 है, जिसमें से गरीबी थी, महिलाएं थी। ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जो कि ऊपर ऊपर तो चर्चा में रहे, लेकिन जमीन पर क्या बीजेपी छूट गई इस बात को समझने में, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या अन्य कुछ राज्य, यहाँ पर जातिगत फैक्टर अभी भी है। जाट बनाम गैर जाट, ये पहले से बीजेपी की रणनीति का हिस्सा रहा है, क्योंकि कई बार चुनाव में हमने देखा है कि जाटों का वोट एकमुश्त किसी एक पार्टी को जाता है, बीजेपी को उतना वोट नहीं मिलता। इसलिए गैर जाट का जो मुद्दा उठाया गया था, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था। लेकिन इस बार यहाँ पर ये मामला पलट गया। अब देखिए, मेवात और नूह का जो इलाका है, वहां पर राज बब्बर के लिए एकमुश्त वोट गिरता है। हालांकि गुरुग्राम से राव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन एक अच्छा फाइट उस सीट पे हमें देखने को मिला, दिखाई दिया। राज बब्बर जो कि अचानक से वहां पर मैदान में उतार दिए गए। दूसरी तरफ आप देखिए कि सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हैं दीपेंद्र हुड्डा। अलग बात है कि रोहतक की परंपरागत सीट रही है और इस बार वो लंबे समय से वहां पर सक्रिय भी थे और पिछले बार बहुत कम मार्जिन से, मतलब चंद हजार वोटों से उनको हार मिली थी, लेकिन इस बार लाखों के अंतर से उन्होंने शिकस्त दे दी है अरविंद शर्मा। यानी जाटों का वोट एकमुश्त न सिर्फ दीपेंद्र को मिला, बल्कि उसके साथ साथ और भी जो वोट है अलग अलग जातियों के, अलग अलग समाज के, उनका वोट लेने में भी वो कामयाब रहे। यहाँ पर कई फैक्टर चले, न्याय यात्रा का फैक्टर कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन का फैक्टर कर सकते हैं, कह सकते हैं, इसके साथ साथ जाति की राजनीति का फैक्टर भी कह सकते हैं, और जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं उन वादों पर भरोसा भी कह सकते हैं। आप अन्य सीटों पर चलिए तो वहां पर भी जो जातीय समीकरण बनाए गए वो एक बड़ा फैक्टर रहा और इसी वजह से हरियाणा में बड़ा उलटफेर दिखाई दिया। 50-50 पर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस खड़े हैं। यानी बीजेपी जो कि 100 के 100 पर अकेले थी, 100% थी, लेकिन अब वहां पर मामला 50-50 हो गया है। और 3 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस को ये बूस्ट मिला है, इस बूस्ट को वो और ज्यादा बढ़ाने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि एक माहौल उसके लिए बना है। हुड्डा का कद न सिर्फ प्रदेश में बल्कि उनकी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा है।
कि हुड्डा के लिए ये मौका आखिरी था। हुड्डा ने चुनाव से पहले आंसू बहाते हुए मन से कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, और फिर अपने बेटे के लिए भी उन्होंने कहा था कि ये सीट मेरे बेटे को इस बार दे दो। ये इमोशनल फैक्टर होते हैं। तमाम पार्टियां, तमाम नेता कई बार सही में और कई बार जनता को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हुड्डा ने एक चुनौती स्वीकार की थी, ये कहते हुए कि सीट का बंटवारा मुझे करने दीजिए। आलाकमान ने पूरा मौका भी दिया। एसआर के गुट बार बार ऐतराज करता रहा। हम लोग भी इस पर चर्चा करते रहे पत्रकार के तौर पर कि गुटबाजी में ही फंसी हुई है कांग्रेस। लेकिन हुड्डा ने जब अपने हिसाब से कैंडिडेट उतारे, वहां पर देखिए अपने वो 5 कैंडिडेट को जिताने में सफल हो गए, और ये अपने आप में उनके लिए संजीवनी जैसा है। ना सिर्फ अब इस बूस्टअप को लेकर हुड्डा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुके हैं, और पूरी तरह से गेम बदलने का प्लान तैयार भी कर चुके होंगे, और आगे कैसे गेम बना रहे वो गेम में बने रहे और गेम पलटे विधानसभा चुनाव का भी इसकी वो तैयारी भी करेंगे, और आलाकमान उनका साथ भी देगा, क्योंकि इस बार उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने भरोसा जीता। अब आप इसी समीकरण को समझिए कि जब 5 सीटों पर बीजेपी शिकस्त खाती है, उसमें कई बड़े नाम थे। रणजीत सिंह चौटाला जो कि निर्दलीय थे, उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन की, उनको सीट से उतारा गया, और वहां पर ताऊ देवीलाल परिवार के 3 सदस्य यानी रणजीत चौटाला, नैना और सुनैना, इन तीनों को शिकस्त मिल जाती है। दूसरी तरफ आप देखिए कि वो नाम जो कि अपने आप में कई साल से एक सीट पर काबिज रहे, गुड़गांव सीट की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने 6वीं पारी खेलनी तो उनके लिए आसान हो गई और वो जीत भी गए, लेकिन रहा उनकी इतनी आसान नहीं थी। अब बीजेपी इस पर मंथन कर रही है, क्योंकि इस वक्त एनडीए की बैठकों का दौर चलेगा, सरकार का गठन हो जाए, प्रधानमंत्री जो कि बीजेपी इस वक्त बहुमत में नहीं है, तो एनडीए के घटक दलों को साधने की आवश्यकता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की बैठक करके और पूरी तरह से कोशिश करेगी कि वो एनडीए के घटक दलों को कुछ प्रलोभन देकर या फिर उनको कोई पद देकर, उनको बड़ी जिम्मेदारी देकर ये कहे कि भाई सत्ता में आप आइए, बैठिए या हमारे साथ मिलकर सत्ता चलाइए। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए फूंक फूंक कर बढ़ने की इस वक्त तस्वीर उभर कर आई है। अब हरियाणा में ये चैलेंज इतना आसान नहीं रहेगा विधानसभा चुनाव के हिसाब से, इस बात का एहसास हरियाणा बीजेपी को हो चुका है। इसीलिए बैठकों को आयोजित भी किया जा रहा है, रिपोर्टें मांगी जा रही है। एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि भितरघात का कुछ जगहों पर, खासतौर से सोनीपत में हमने देखा, हमने सिरसा में देखा। गलत बात है कि कांग्रेस में भी किरण चौधरी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने मदद नहीं की है अपने कैंडिडेट की, लेकिन बीजेपी जो कि अनुशासित पार्टी मानी जाती है, और वहां पर जब टिकट का बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद बहुत खिटपट नहीं होता। लेकिन इस बार चाहे वो हरियाणा में हम देखें या उत्तर प्रदेश में हम देखें, तो उत्तर प्रदेश में बड़ा डेंट मिला है बीजेपी को, और ये कहा जा रहा है, चर्चा की जा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ टिकट बंटवारे की वजह से कम दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर यह हाल है, वरना कम से कम दर्जन भर से ज्यादा सीटें बीजेपी की वहां पर बड़े आराम से आती। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को वहां उतारा गया उनके खिलाफ नाराजगी थी, बीजेपी के लोगों में नाराजगी थी, तो वो एक बड़ा फैक्टर था। क्या ये फैक्टर भी हरियाणा में वाकई ऐसा था, दिखाई दिया? इसका भी असर है, क्योंकि बीजेपी के पास शिकायत भी पहुंची थी अधिकारियों के खिलाफ, उसके साथ साथ बोगस वोटिंग की शिकायत और अंदर से बेहतर घात की शिकायत भी पहुंची थी। अब यहाँ पर एक्शन क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन इस चूक को बीजेपी अभी फिलहाल समझ रही है। अब यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस जाति की राजनीति को तोड़ने का काम प्रधानमंत्री ने 2014 में किया था, उसका असर हमने देखा था। 2019 तक कमोबेश दिखाई गया था, लेकिन एक बार फिर से जातीय समीकरण का मुद्दा उठाकर, संविधान को खत्म करने का मुद्दा उठाकर, लोकतंत्र कुचलने का मुद्दा उठाकर, कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग के, खासतौर से पिछड़े वर्ग के जहन में ये बात डालने में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कामयाब रहा। वो अलग विषय है कि ऐसा कभी था नहीं, ना हो सकता है, प्रधानमंत्री भी इस बात को कई बार कह चुके। लेकिन राजनीति में जब आप कोई संदेश देते हो, कोई मैसेज कन्वे करते हो और वो एस्टेब्लिश हो जाता है, तो वहीं से राजनीति पलट जाती है, आपके पक्ष में या फिर विपक्ष में। और मैसेज के गेम में इस बार इंडिया गठबंधन सफल रहा, और हरियाणा में एक बड़ा कारण ये रहा, एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है 10 साल की सत्ता के खिलाफ, वो अलग विषय है, हरियाणा सरकार के खिलाफ वो भी अलग विषय है, लेकिन जातियों वाला जो फैक्टर था वो जरूर कहीं ना कहीं कामयाब रहा। क्योंकि जो अब तक सामने आया है उसमें जाट एकमुश्त किसकी तरफ गए हैं ये भी आप देखिए। जाटों में बंटवारा भी नहीं हुआ, क्योंकि जहां जहां पर जेजेपी और इनेलो ने
इन लोगों को मैदान में उतारा था, अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा था, ये उम्मीद की जा रही थी कम से कम वोट काटेंगे, लेकिन बिल्कुल भी सोच समझकर वोटर्स ने एकमुश्त एक जगह पर वोट दिया, कोई वोट का बंटवारा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इनेलो और जेजेपी तीसरे नंबर पर भी नहीं है, बीएसपी भले कई जगह पर तीसरे नंबर पर दिखाई दी, ये चौथे और पांचवें नंबर पर चले गए। तो अब फिलहाल इस वक्त जाटों का भरोसा एक बार फिर से कांग्रेस, खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ दिखाई दे रहा। इस लोकसभा चुनाव में तो यही दिखाई दिया। और जो गैर जाट है उनको भी आप समझिए कि अगर मुस्लिम समुदाय को निकाल दे, हालांकि बड़ा फैक्टर नहीं है, हरियाणा के तमाम हिस्सों में सिर्फ नूह मेवात का इलाका है जहां पर इनके खास वोट है, एक मुश्त वोट है, वो मिलते भी हैं कांग्रेस को, लेकिन उसके अलावा जो जातियां उनमें बंटवारा दिखाई दिया और उस बंटवारे का पूरा पूरा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। फिलहाल हरियाणा में या पूरे देश में जो बीजेपी की चूक रही है वो उसके कई फैक्टर थे जो मैंने आपको बताए। कुछ ऐसे ही विषयों पर मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।